हेलो एवरीवन। सो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है रजत। आप सभी के लिए ये 10 मिनट शो जो कि आपको डेली इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे मिलता है वो मैं लेकर आ गया हूँ। और ये शो आप सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके आप सारी वीडियोज़ देख रहे हो। आज का दिन है 7वां, कैप्सूल 7 आपको मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस 7th पार्ट में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस होंगे, कोडल प्रोविजंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो आपको याद करनी रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके शो करेंगे। अगर आपको ये 10 मिनट शो पसंद आता है डेली बेसिस पे तो आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह जो मैं समय पे शेयर करता हूँ वो आप तक ईजिली पहुँच सके। इसलिए सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट और एक तरह से बोल सकते हो कि आपके लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला, हर साल पूछा जाने वाला एक सवाल जो कि सिलेंडरनेस रेशियो पे बेस्ड होता है। स्टील में आपने पढ़ा होगा, स्टील के कोड में पढ़ा होगा। IS 800 की बात करूं, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर के लिए सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू देख सकते हैं। मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। कैरिंग कंप्रेसिव लोड रहेगा और किसकी वजह से आ रहा है कंप्रेसिव लोड? डेड लोड और इम्पोज लोड की वजह से। तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो आपका 180 लिया जाता है। कंप्रेशन के लिए 180 लिया जाता है, किसकी वजह से? डेड लोड और इम्पोज यानी लाइव लोड की वजह से। ये सबसे छोटी वैल्यू है सिलेंडरनेस रेशियो की, जो मैक्सिमम वैल्यू हम पढ़ते हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू कंप्रेशन के लिए 180 होती है। टेंशन मेंबर के लिए भी सबसे छोटी वैल्यू 180 होती है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस अकर ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड सिस्मिक। विंड और सिस्मिक लोड के अलावा कोई और फोर्सेज जो लग रहे हैं स्ट्रक्चर पे, उसकी वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस का मतलब, जैसे ये पेन है आपके पास, इस पेन को देखो, इस पेन में इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा? इधर वाली सरफेस पे टेंशन आएगा, इधर वाली सरफेस जो मुड़ रही है, और इधर वाले अंदर वाले सरफेस पे कंप्रेशन। वही लोड इधर से आने लगेगा तो इधर वाले पे टेंशन, इधर कंप्रेशन। तो वही है, स्ट्रेस रिवर्सल हो रहा है। एक ही सरफेस पे एक बार टेंशन एक बार कंप्रेशन आ रहा है। तो वहां पे बोल रहा है कि टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड सिस्मिक, दैट इज 180। अगला है मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन मेंबर का फिर से कंप्रेशन फोर्स रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विद द विंड ऑब्लिक अर्थक्वेक एक्शन provided the deformation of such member does not adversely affect the stress in any part of the structure। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही वाली लाइन है, member subjected to compressive force resulting only from combination of wind and earthquake। कंप्रेशन आ रहा है किसकी वजह से? विंड और अर्थक्वेक की वजह से। ऊपर किसकी वजह से आ रहा था? डेड और इम्पोज लोड की वजह से। यहाँ पे विंड और अर्थक्वेक लोड की वजह से आ रहा है, तो उसमें कंप्रेशन आएगा तो 250 लेते हैं वैल्यू, याद रखना है 250। अगला यहाँ पे कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, दैट इज 300। कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ बीम लेटरल टॉर्जनल बकलिंग आपको देखने को मिले तो 300 आपको वैल्यू टिक करनी है। मेंबर नॉर्मली एक्टेड एज अ टाई in a roof truss or a bracing system not considered effective when subjected to possible reversal of stress into compression resulting from the action of wind and earthquake forces, that is 350। और लास्ट वाला member always under tension। टेंशन के लिए सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो 400 होती है। ऑलवेज अंडर टेंशन, किसी मेंबर पे हमेशा टेंसाइल फोर्स लगा रहे, लेकिन लिखा हुआ है कि अदर देन प्री टेंशन मेंबर, जिसमें प्री टेंशन मेंबर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेंबर के लिए यहाँ पे वैल्यू दी गई 400। ठीक, अब ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू थी। आगे बढ़ते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यूज पे। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होती है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। टेबल नंबर 5 जो दिया हुआ है ना, वो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए दिया हुआ है, और इसमें आप लोग कुछ वैल्यूज फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, जिसमें वेल्डेड कनेक्शन के लिए पूछा जाता है गामा MW। वेल्डेड कनेक्शन के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपका शॉप फैब्रिकेशन यानी कि वर्कशॉप के अंदर अगर वेल्डिंग हो रही है तो उसके लिए 1.25, और फील्ड के अंदर, फील्ड पे वेल्डिंग होगी तो वहाँ पे उतना कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, उतनी सेफ्टी मेजर्स को हम नहीं अडॉप्ट कर पाते जितना वर्कशॉप में अडॉप्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बढ़ा दिया गया। सेफ्टी को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को बढ़ा दिया, 1.5 कर दिया। तो ये वेल्ड के लिए तो 1.25 और 1.5 होता है। बाकी बोल्टेड कनेक्शन में और रिवेटेड कनेक्शन में ये वैल्यू सेम होती है, 1.25 1.25, चाहे शॉप की बात करूं या फिर फील्ड फैब्रिकेशन की बात करूं। ठीक, याद रहेगा। साथ ही साथ यील्डिंग में और बकलिंग में आप बात करते हैं रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग
और बकलिंग गामा एम नॉट बोला जाता है, वो उसकी वैल्यू आपकी 1.1 होती है। लेकिन आप जब भी बात करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस की, जहाँ पे गामा M1 यूज़ करते हैं वहाँ पे 1.25 आपको पढ़ाया भी गया होगा। जब भी स्टील में हम लोग FY की बात करते हैं, FY के साथ 1.1 और FU के साथ 1.25, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए 1.25 और यील्डिंग के लिए या फिर बकलिंग के लिए 1.1। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, जिसको आप लोग नोटबुक में नॉर्मल लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखते हो। कई बार क्या होता है कि वो लैंग्वेज जो है नोटबुक में लिखी हुई होती है, उसको आप रिलेट नहीं कर पाते हो, बस ऐसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर अ मेंबर सब्जेक्टेड टू बकलिंग। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पूछ लिया, कितना होता था सर, ये तो नहीं पढ़ा था। तो आपको ये सारा चार्ट इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपसे ये गलतियाँ एग्जामिनेशन हॉल में ना हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले पॉइंट पे लेसिंग की बात करते हैं हम लोग। लेसिंग मेंबर बहुत बार देखा होगा आपने, इनफैक्ट हमेशा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक लेसिंग का फेस ए है, एक बी है, मतलब एक सामने का फेस, एक दूसरे साइड वाला फेस। जैसे दो मेंबर को जोड़ा गया है तो एक इधर भी लेसिंग लगा, इधर भी लेसिंग लगा है, तो एक इधर वाला फेस है, एक पीछे वाला फेस है। इसमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जिगजैग जिगजैग, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसको सिंगल लेसिंग सिस्टम बोलते हैं, सिंगल लेस सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे जब इस तरीके से क्रॉस आपको दिख रहे हैं सेक्शन दोनों फेसेस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल लेसिंग सिस्टम। यहाँ पे देख रहे हो डबल लेसिंग सिस्टम, फिगर से आपको समझा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि लेसिंग सिस्टम सिंगल हो या डबल हो, बीच बीच में ऐसी एक प्लेट आपको दिखाई देगी, राइट। तो इस तरीके से आपको बीच बीच में प्लेट आपको दिखाई देगी। तो देखिए लिखा हुआ है डबल लेस देन सिंगल लेस सिस्टम कंबाइंड विद क्रॉस मेंबर। ये क्रॉस मेंबर जो है इसमें लगे हुए दिखाई देंगे, ठीक। लेस्ड कॉलम इसको भी बोलते हैं, इसमें भी लेसिंग लगी हुई है, सिंगल लेसिंग के साथ भी क्रॉस जाता है और डबल लेसिंग के साथ भी। तो ये भी एक लगाने का तरीका है जो कि आपने रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे देखा होगा। अब लेसिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसको देख लेते हैं फटाफट। विर्थ ऑफ लेसिंग मेंबर, bolted or riveted connection construction, the minimum width of the lacing bar shall be 3 times of the nominal diameter of the end bolt। ऑब्वियस सी बात है कि 3D के बराबर हम लोग क्या लेते हैं, किसकी वैल्यू, मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार। लेसिंग बार की मिनिमम विड्थ जो होती है वो 3 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डाया होती है। ये क्लॉज यहाँ पे दिया हुआ है आपके आईएएस कोड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। थिकनेस से भी क्वेश्चन मिलते हैं। थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार shall not be less than 1, देखिए लिखा हुआ है कि 1/14 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंगल लेसिंग एंड 1/16 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर डबल लेसिंग। अब आपने क्लॉज तो पढ़ लेते हो, है ना, क्लॉज पढ़ लेते हैं हम लोग। कई बार सोचते हैं कि ये सर पढ़ा हुआ है 1/48, 1/68, 1/60, 1/40, 1/40, 1/7 ये वैल्यू याद किया है आपने 1/40 सिंगल लेसिंग के लिए, 1/60 डबल लेसिंग के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में उसको लैंग्वेज घुमा के पूछ लिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये क्राइटेरिया किसके लिए है, थिकनेस के लिए। आपको फिर से याद दिला दूँ, थिकनेस के लिए यहाँ पे है 1/48 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ सिंगल लेसिंग के लिए और 1/60 इफेक्टिव लेंथ डबल लेसिंग के लिए। तो दोनों वैल्यू आपको याद करना है, 1/40, 1/60। आगे इसका एंगल का क्राइटेरिया है, एंगल की वैल्यू 40 से 70 के बीच में होनी चाहिए। आपने पढ़ा है कि लेसिंग को जब हम लगाते हैं, चाहे वो डबल लेसिंग हो या सिंगल लेसिंग सिस्टम, उसमें जो एंगल हो, इंक्लाइंड एंगल हो, जो वर्टिकल से मेजर किया जाता है लेसिंग सिस्टम का एंगल, उसकी वैल्यू 40 से कम नहीं होनी चाहिए और 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये इंक्लिनेशन 40 और 70 के बीच में ही होना चाहिए। ये क्राइटेरिया भी आपके कोड में मेंशन्ड है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जिसको आपको पढ़ना है। स्पेसिंग का एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लेसिंग मेंबर के लिए द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेसिंग मेंबर whether connection by bolting, riveting or welding shall be such that the maximum slenderness ratio of the component of the main member। component slenderness ratio क्या होता है ये समझा देता हूँ आपको, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं उन सभी को देखिएगा, समझिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंपोनेंट, मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ द मेन मेंबर। ये बात हो रही है कि मेन जो मेंबर है हमारा, उस मेन मेंबर का कुछ हिस्सा जिसके बीच में हम, जैसे मान लो कि ये मेन मेंबर जा रहा है, यहाँ पे हमने इस तरीके से लेसिंग, तो इस पोर्शन को हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे। दो लेसिंग लगे हुए तो ये बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ बकलिंग हो सकती है, इस पोर्शन को हम कंपोनेंट बोल रहे हैं।
तो बिटवीन द कंसेक्यूटिव लेसिंग कनेक्शन इज नॉट ग्रेटर देन 50। देखो यहाँ पे दो क्राइटेरिया दिएगा, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.7 टाइम्स ऑफ द मोस्ट अनफेवरेबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर एज अ होल। लैम्डा होल का 0.7 टाइम्स आपको लिखवाया भी एक कॉपी में अगर आप पेड क्लासेस में होंगे तो, लैम्डा होल और 50, ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे याद करनी होती है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है स्पेसिंग से रिलेटेड। ठीक, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द लेसिंग बार को हम लोग लेते हैं मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो के टर्म्स में। अगर आपको लिखना हो तो 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा मैक्स या फिर 50। अब कंपोनेंट कॉलम की बात कर रहा है ये, लैम्डा कंपोनेंट कॉलम, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। साथ ही साथ एक बात और बोलूँगा आपको कि जब भी हम लोग इस लेसिंग मेंबर की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम लोग लेसिंग मेंबर को पढ़ रहे होते हैं, तो एक चीज़ बहुत कॉमनली हमें दिखाई देती है गाइज, वो क्या है कि इस फिगर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इन फिगर्स में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आपको दिखता है कि यहाँ पे सर कनेक्शन नहीं बना हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन प्लेन दिख रहा है। कई बार यहाँ पे आपको लगता है कनेक्शन बना हुआ है, या फिर कई बार आपको लगता है कि सर ये जिगजैग है, इसको सिंगल लेसिंग बोलेंगे, डबल लेसिंग बोलेंगे। तो बस सिंपल सा है कि आपको ये समझना है कि कहीं भी सेंटर पोर्शन पे क्रॉस नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी सेंटर पोर्शन पे बीच में क्रॉस नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट इज द सिंगल लेसिंग सिस्टम। सिंगल लेसिंग सिस्टम वो कहलाता है। इसी से आप पहचान कर सकते हो, बहुत इजी आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। जो क्राइटेरिया, जो क्लॉज है इसमें लिखा हुआ, उन क्लॉज को आपको अपने पास रखना है ताकि आपके एग्जामिनेशन में वो आपको हेल्प करे। एग्जामिनेशन में आप रिवीजन के टाइम पे इसको फटाफट रिवाइज कर सकोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।